हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका पेपर अभी हाल ही में संस्कृत का पेपर हुआ था। उनके लिए आज का पेपर रिवीजन के तौर पे हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और जिनका थर्ड सेमेस्टर में संस्कृत का पेपर हो यानी फर्स्ट सेमेस्टर में अब आए हुए हैं, संस्कृत सब्जेक्ट लेंगे, उनके लिए ये पेपर जो होगा वो बहुत ही लाभदायक होगा। क्योंकि जो मॉडल पेपर तैयार करेंगे वो पेपर से ही आप लोग मॉडल पेपर तैयार करेंगे, उसमें फिर आपको ये करना हो जाती है कि आपको पेपर कैसे तैयार करना होगा। तो दोस्तों, ये चीज़ें हम लोग आज अहम चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप पेपर को देखेंगे और किस तरीके से प्रश्न आपके पेपर में आए हुए थे। तो यही सारी चीज़ें हम देखेंगे। और पेपर का आंखों देखा हाल जो प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए थे, क्या वो आपके प्रश्न आपने तैयार किया था, क्या आपके सिलेबस के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। तो कुछ चीज़ें बड़ी होती हैं जो आपको नहीं ही गणना करने को टाइम मिल पाता है। तो आप लोग सोचते हैं कि क्या तैयारी करें, किस बेस से हम तैयारी करें कि हमारा जो पेपर है वो थोड़ा सरल हो जाए, और जो कठिनाई भरा टाइम होता है वो किस तरीके से हम एकदम नॉर्मल कर दें। यानी कि एकदम समस्याएं जो हमारी कठिन होती हैं वो जटिल होते हुए भी हम उसको कम नहीं कर पाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हम यहाँ पे पेपर के ज़रिए देखेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और जो पुराने छात्र छात्राएँ हैं वो एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहे, क्योंकि एक दूसरे को शेयर करेंगे तो उनका भी थोड़ा बहुत रिहर्सल हो जाएगा। और आपका तो चल ही रहा है, जैसे भी आप जिस क्लास में आप रह रहे हैं, तो आप लोग को आपके साथ मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। तो आज आपके इस पेपर में कि कुछ इस तरीके से आपका पेपर रहेगा। यहाँ पे दिया जाएगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट होगा, बीए फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर फर्स्ट हो जाएगा। एग्जामिनेशन 2022-23 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेजर माइनर सब्जेक्ट आपका आ जाएगा। संस्कृत आपका पेपर होगा। जिनका संस्कृत का पेपर है उनके लिए तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगी, जो विगत टाइम से तैयारी करके पेपर देके वो नेक्स्ट ईयर में यानी कि सेकेंड सेमेस्टर में जा चुके हैं, उनके लिए ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो ये रहेगी। क्योंकि ये उनके लिए जो वीडियो होगी वो बेस आपका फर्स्ट सेमेस्टर से ही क्लियर होता है। वो फर्स्ट सेमेस्टर फिर इसका सेकेंड सेमेस्टर, तो यही आपका बेस होता है। तो यही सारी जानकारी यहाँ से हम लोग इकट्ठे करेंगे और अच्छे से नेक्स्ट ईयर की तैयारी करेंगे। जो भी छात्र छात्राएँ हैं वो हमारे साथ एक बार मिलकर लास्ट तक देखेंगे प्रश्नों के साथ, और हम रिवीजन भी करेंगे। आपका प्रश्न है, पेपर कोड आपका यहाँ भी दिया जाएगा। पेपर कोड आपको, जिन लोगों को अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे उनको पेपर कोड नहीं पता होगा, पेपर कोड मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे रहेगा आपका पेपर कोड A02010I1T। यहाँ पे आपका जो प्रश्न पत्र दिया जाएगा यानी कि पेपर नेम दिया जाएगा वो संस्कृत पद्य से होगा, और साहित्य एवं व्याकरण यानी कि संस्कृत पद्य साहित्य होगा आपका, और व्याकरण दोनों आपके मिक्सिंग ये आपका सिलेबस होगा। और मैं आपको सिलेबस भी आपको बता दिया है। तो सारे सिलेबस थर्ड सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के सारे अपडेट करा दूंगा। और आपको तो थोड़ा पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी और अच्छे से आप लोग ग्रोथ भी करने का पूरा चांसेस रहेगा। अब आपका टाइम 2 घंटे दिया है, यानी टाइम 2 हावर्स होगा। मैक्सिमम मार्क आपका 75, नहीं कि सारे प्रश्न के पेपर आपके 75 नंबर के ही होंगे। निर्देश दिया जाएगा आपको, निर्देश के अनुसार ही पेपर देने हैं। सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। अब आपको आपके प्रश्न के यानी प्रश्न पत्र में किस तरीके से खंड आ से क्या आता है, आपको खंड आ दिया जाएगा सेक्शन ए। यहाँ पे खंड आ अति लघु उत्तरीय प्रश्न निर्देश दिया जाएगा कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे कहा गया है खंड आ से कि सभी प्रश्न आपको करने हैं, और प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर होगा वो लगभग आपको 50 शब्दों में देना होगा। यानी कि अगर बात करें तो जो एक क्वेश्चन होगा यानी कि एक प्रश्न आपका होगा वो 3 नंबर का होगा, और जब आपका 10 यानी खंड आ से आपके 10 प्रश्न करने हैं तो 10 प्रश्न में आपको 30 नंबर में डिवाइड किया गया है। अब पहला प्रश्न जो आपका फर्स्ट प्रश्न है वो कौन सा आया है, किस प्रकार आया है, वो आपको यहाँ पे देखना है। अब पहले का फर्स्ट आपका दिया गया है कि आयुर्वेद शब्द का क्या अर्थ है। जो आयुर्वेद शब्द होता है वो उसका अर्थ क्या होता है, आयुर्वेद। आयुर्वेद, अब जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद का जो शब्द है वो किसका अर्थ का मतलब क्या होता है। यानी कि जो वेद से हमें यानी कि जो वेद से हमें शक्ति बढ़ाने यानी कि जो आयु की सीमा बढ़ाने का ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम आयुर्वेद कहते हैं। यानी कि जो हमें वेदों से आयु बढ़ाने की
दवा मिलती है यानी कि शिक्षा मिलती है वो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं यानी कि किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी के ऊपर हम करते हैं, चाहे जानवर हो या फिर मनुष्य हो या फिर चाहे जो हो, तो उसी को शब्द को हम आयुर्वेद कहते हैं। अब आपका आ जाता है सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न क्या है, इसमें क्या गया है कि किराता जोड़नियम किसकी रचना है, इसके में कुल कितने सर्ग दिए गए हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि किराता जोड़नियम किसकी रचना है, यानी कि जब पढ़े हैं तो किराता जोड़नियम किसकी रचना है, इसमें कितने सर्ग दिए हैं, तो यही आपको प्रश्न करने थे। थर्ड प्रश्न आपका आ गया है कि महाकवि कालिदास द्वारा रचित महाकाव्यों एवं खंड काव्यों का नामोल्लेख कीजिए। यानी जो कवि कालिदास जी की रचनाएं हैं संस्कृत में, उसमें आपको यहाँ पे उनके नामों को, कालिदास के रचित महाकाव्य भी और उनके काव्यों का नामोल्लेख करना है। उसके बाद फिर आपका आया था फोर्थ नंबर प्रश्न कि नीति शतकम किसकी रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न चारों थे आपके, यानी कि पहला फर्स्ट भी प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड थर्ड नॉर्मल प्रश्न थे और फोर्थ, यानी कि आपके जो चारों प्रश्न होते हैं वो नॉर्मल थे। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ये सारे आपके यानी कि नॉर्मल प्रश्न थे। इसमें कालिदास के रचित का महाकाव्यों के नाम लिखना था और खंड काव्य के नाम, यानी कि महाकाव्य कौन से थे और खंड काव्य कौन हैं, तो ये इनके बारे में आपको यहाँ पे दो दो अगर लिख देंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा इसमें। उसके बाद में फिर नीति शतकम किसकी रचना है, इसको आपको यहाँ पे लिखना था। उनके नीति शतकम आपको डालना, नीति शतकम इनकी रचना है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना था। फिर आपका आ जाता है 5 नंबर प्रश्न, इनके 5th नंबर था कि श्री हर्ष की रचनाओं का नामोल्लेख। श्री हर्ष जी के रचनाओं का यहाँ पे आपके उनके जो रचनाएं हैं उनके बारे में लिखना, 3 या 4 5 जो भी आपको आता है वो लिख सकते हैं। फिर आता है 6 नंबर प्रश्न आपका था कि कुमार संभव की कथा कहाँ से ली गई। जो कुमार संभव है, जो कुमार संभव की जो कथा है वो कहाँ से लिया गया है, ये किसकी रचना है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना था। फिर आपका आ गया था 7 नंबर प्रश्न, इसमें लिखा गया है कि सुधुपाश्या में संधि विच्छेद कीजिए एवं संधि का नाम लिखिए। जैसे आपका आ गया सुधुपाश्या, अगर आपको आता होगा तो सुध्युपाश्या, सुध्युधन पाश्या, तो ये क्या आता है, कौन सा है, विसर्ग संधि होता है, ये आता है विसर्ग संधि के अंतर्गत आपका आएगा। फिर आपका आता है नेक्स्ट 8वां प्रश्न है रामाहार स्वरित सूत्र की व्याख्या कीजिए। जो रामाहार स्वरित है इसका जो सूत्र है उसको आपको यहाँ पे व्याख्या करना था। फिर आ जाता है 9th नंबर क्वेश्चन कि व्याकरण शास्त्र के प्रमुख 3 आचार्यों का नाम लिखिए। जो व्याकरण शास्त्र के जो आचार्य हैं उनमें से आपको 3 आचार्यों के नाम लिखना था। फिर आता है 10th नंबर प्रश्न की आदि महाकाव्य और उसके रचयिता का नामोल्लेख कीजिए। आदि महाकाव्यों, जो जिन्होंने आदि महाकाव्य लिखा था, आदि महाकाव्य, उनके लेखक का नाम और उनके रचना का नाम, ये दोनों आपको यहाँ पे लिखने थे। तो आदि काव्य और उनके आदि काव्य के रचयिता के नाम यहाँ पे आपको लिखना था। उसके बाद में फिर आपको इसमें कुछ सर्ग वर्ग वगैरह जो अभी आपको आता है 1-2 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि खंडवा से आपको कितने प्रश्न करने हैं। यानी ये हमने आपको पहले भी बताया कि ये जो आपका प्रश्न है पत्र है वो 3 खंडों में विभाजित है और आपको जो प्रश्न करने हैं वो आपको निर्देश के अनुसार ही प्रश्न पत्र को आपको सॉल्व करना है और अच्छे से आपको यहाँ पे लिखना भी है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों कि लिखने का जो तरीका है वो किसे कैसे लिखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिपेंड करता है। अब आपका सेक्शन ए के सारे प्रश्न आपको करने हैं, फिर आपका आ जाएगा सेक्शन सी का, फिर सेक्शन बी आएगा, फिर सेक्शन सी आएगा। सेक्शन बी आपको इसमें आपका 24 नंबर का 4 प्रश्न करने हैं और 24 नंबर का यानी कि 24 नंबर का होगा। अब इसमें आप लिखेंगे, चौथा प्रश्न आपका दिया है कि निर्देश के अनुसार कि इस खंड में कुल 7 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए, यानी कि 1 शब्दों में दीजिए। इससे ज़्यादा आपको नहीं करने हैं। अगर 150 शब्दों में इससे ज़्यादा करेंगे तो आपको नंबर उतना ही मिलेगा जितना कि यहाँ पे दिया गया है। अगर आप
150 शब्दों में से कम भी लिखते हैं और पूरा जवाब लिखेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो बहुत ही परफेक्ट माना जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। सेकंड नंबर आपका आ जाता है कि संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद का सामान्य परिचय दीजिए। जो संस्कृत साहित्य हैं, संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद जो दिया गया है, आयुर्वेद का सामान्य परिचय दीजिए। जो आयुर्वेद का मतलब क्या होता है, आयुर्वेद शब्द कहाँ से लिया गया है। तो ये जो आयुर्वेद है वो हमें ऋग्वेद से मिलता है, आप लोग को भी पता होगा। सॉरी, ऋग नहीं, अथर्ववेद से। तो ये वेदों से सही चीज़ तो ये क्या है कि आपको ये वेदों से मिलता है, जिसमें हमें दवाइयों का ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें उपचार कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको उससे वेदों से आपको मिल जाएगा। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट थर्ड प्रश्न कि महाकवि कालिदास का परिचय देते हुए उनकी कीर्तियों पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे आपको महाकवि कालिदास जी का जीवन परिचय लिखना है और उनके जो कीर्तियाँ हैं उनके बारे में, आपको कीर्तियों के बारे में यहाँ पे लिखना है। फोर्थ नंबर आता है कि अधोलिखित श्लोक का साप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ ये श्लोक दिया जाएगा आपको इस तरीके से, और श्लोक में आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करना है। अब क्या आपका आएगा कि यहाँ पे दिया है कि क्रिया सुक्रियानक प्रचार से न वंचनीय प्रभो अंजु। अब इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखा है कि क्रिया सुयुक्त निर्प्रचार रक्षसो न वंचनीय प्रभो अनुजी विभय अतो आहर्षि छंतु साधु साधुआ हितम मनोहरि चा दुर्बलम वचा। तो इसमें लिखना होगा, इसमें श्लोक में ये संदर्भ लिखना होगा, प्रसंग लिखना होगा। संदर्भ में आपको ये किससे लिया गया है, किसके लेखक का नाम लिखना होगा और किस पाठ से लिया गया है। फिर प्रसंग में इनका प्रसंग लिखना होगा कि इसका मतलब क्या, इनके कहने का तात्पर्य क्या है। उसका फिर आपको व्याख्या करना है, इसमें व्याख्या। फिर चाहे आप ये कर सकते हैं कि विहाय शांतिम निरपधाम तत्पुनः प्रसीद संदेहि बाधयत विदुषमां वर्जन्ति शत्रुनौ धुय निस्पृह शमेन सिद्धिम मनुयो न भुभिर्त। तो ये आपका सेकंड दिया गया है। अगर आपको ये आता है तो ये कर सकते हैं, और अगर आपको ये आता है तो ये आप कर सकते हैं। तो दोनों में आपको जो श्लोक आता है उसका आप संदर्भ और प्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पेपर में आपका व्याख्या आता है। फिर आपका आता है 5वां नंबर प्रश्न। 5th नंबर प्रश्न दिया गया है कि अधोलिखित सूत्र की 100 उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। आपको यहाँ पे एक सूक्त दिया जाएगा। जो सूत्र है ये अधोलिखित सूक्ति होता है। आप लोग पढ़ते हैं, अगर आप 9th 10th में होंगे तो सूक्ति पढ़ते थे। तो सूक्ति में आपको दिया जाता था परमो धर्मः च रक्षिता। इस तरीके से आपका सूक्ति रहेगा और इस पर आपको धर्मो रक्षित रक्षिता आ जाता था। तो इस तरीके से आपके कुछ सूक्ति होते थे, उसमें आपको व्याख्या करना होता था। तो इसमें आपका दिया गया है कि परः सन्निकर्षा संहिता, यानी कि परः सन्निकर्षा संहिता। फिर आपका या अथवा चाहे इको यडच का क्या मतलब होता है, और पर सन्निकर्षा संहिता। तो इसमें से आपको दोनों के क्या करना है, उदाहरण लिखने हैं। तो इस तरीके से आपको, अगर आपको ये आ रहा है तो ये कर सकते हैं, तो ये अगर आपको तो ये कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको आता है वो कर सकते हैं आपका। फिर 6 नंबर प्रश्न आपका दिया गया था कि अधोलिखित श्लोक का साप्रसंग व्याख्या कीजिए, और इसमें आपको फिर यहाँ पे श्लोक दिया जाएगा और आपको प्रसंग सहित व्याख्या करना है। इसमें क्या गया है कि अनंत रत्न प्रभस्व यस्य हिमम न सौभाग्य विलोपी जातम एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतिंदो क्रीडे विष्णुवाणु, कि क्रीडोस्य वाक्यम। तो ये आपका श्लोक दिया जाएगा और श्लोक आपको यहाँ पे संदर्भ से व्याख्या करना है। फिर अथवा दिया जाएगा कि जयंति ते सुकीर्तिनो रस सिद्धा कवीश्वरा नस्ति येषम एषः काये जरा मरणजम भयम। तो ये भी आपका श्लोक दिया जाएगा। इसमें से आपको ये करना होगा, श्लोक का संदर्भ और प्रसंग और फिर व्याख्या। तो ये तीनों आपको ये, अगर आपका ये वाला आ रहा है तो ये कर सकते हैं, अथवा दूसरा कर सकते हैं। आपको 7वां प्रश्न आपका दिया गया था कि निम्नलिखित पदों में किसी एक की पद सूत्र निर्देश पूर्वक सिद्ध कीजिए। अब जैसे आपका फर्स्ट दिया गया पावकः,
पावका का आपको लिखना था, आपको पावका का लिखना था, फिर उपेंद्र का लिखना था, सुरखता, हरेओ यानी कि जो उपेंद्र हो गए, सुखारता हो गया। तो इसके आपको इसका एक पद आपको लिखना होगा इसमें, जैसे अगर आपका मुहावरा जैसे हिंदी में होता था उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे इनके लिखना होगा। जैसे उपेंद्र हो गए, उपेंद्र आपका किसका पर्यायवाची हो जाता है, पर्यायवाची में जैसे मान लीजिए उपेंद्र आपका आ गया चंद्रमा का। तो चंद्रमा का जैसे आप उनके बारे में, उपेंद्र के बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं। सूक्ति जैसे उपेंद्र कहा किम, जैसे आप लिख सकते हैं कि वयम उपेंद्र किम करोति। तो इस तरीके से आपका सूक्ति एक पद में सूत्र आप निर्देश पूर्वक सिद्ध कर सकते हैं। फिर आपका आ जाता है 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में आपका दिया है कि निम्नलिखित सूक्ति का साप्रसंग व्याख्या कीजिए। कहा गया है इसमें नहीं प्रियम परवक्तुमिच्छिन्तः मृषा हितैषिणः, इस तरीके से आपका सूक्त दिया जाएगा, आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। फिर कहा गया कि अहो दुरंतः बलवद्धि विरोधिता। तो ये आपको यहाँ पे संदर्भ प्रसंग और व्याख्या यहाँ पे करना था। फिर आपका आता है खंडसा में आपका दिया गया है कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न, इसमें से आपका निर्देश है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 450 शब्दों में देना होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर देना है वो 450 शब्दों में, और आंसर का जो मैक्सिमम मार्क निर्धारित किया गया है वो 10.5 यानी कि 10.5 नंबर का एक प्रश्न आपको निर्धारित किया गया है। अब इसमें 9वां प्रश्न आपका आया था 9th नंबर की, महाकवि माघ अथवा श्री हर्ष का परिचय देते हुए इनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। चाहे श्री हर्ष के बारे में लिखना होगा या महाकवि माघ के बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर 10वां प्रश्न आपका दिया गया है कि किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के आधार पर युधिष्ठिर के प्रति विनेचर की उक्तियों को विवेचन कीजिए। अब जो किरातार्जुनीयम है वो युधिष्ठिर की रचना हुई, तो युधिष्ठिर के जो प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर के बारे में दिया गया है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है कि युधिष्ठिर ने किस प्रकार से उन्होंने फर्स्ट सर्ग में उनका क्या मतलब था, क्या चीज़ें उनको क्या समझाई गई थी, वो किस प्रकार उस उद्देश्य को प्रयोग किया। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना था। फिर आपका 11वां प्रश्न दिया गया है कि किन्हीं 2 सूत्रों की सोदाहरण व्याख्या, यहाँ पे आपको 2 सूत्र का उदाहरण सहित व्याख्या करना था। फर्स्ट नंबर है कि तस्य लोपः दिया जाएगा, इसको आपको एक सूक्ति में आपको लिखना पड़ेगा। फिर सेकंड दिया था कि सुप्तदंतम पदम, फिर तीसरा दिया गया वृद्धिरेचि, और फिर आपका चौथा देखिए अनाची चा। तो इस तरीके से आपको इसमें से ये आपका सहज क्वेश्चन था, इसको अगर आप करते तो केवल आपको टाइम कम बचता और अच्छे से आपका हो जाता। और 12वां प्रश्न आपका दिया गया था कि भर्तृहरि का सामान्य परिचय दीजिए और उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो इसमें से आपको एक को करना होगा। तो ये आपके सेक्शन सी के प्रश्न थे। अब यहाँ पे भी आपका पहला प्रश्न जो दिया गया था महाकवि के बारे में, आप महाकवि के बारे में सभी लोग पढ़ते हैं, तो महाकवि के बारे में आप लोग लिख सकते थे। तो इसमें से आप चाहे महाकवि के बारे में लिख सकते थे या श्री हर्ष का जीवन परिचय लिख सकते थे, दोनों में से एक कर सकते थे। उसके कारण फिर आप अगर इसको आता होगा 11वां प्रश्न, अगर 11वां प्रश्न कर देते तो आपका ये नॉर्मल प्रश्न बन जाता। तो इस तरीके से आप लोग पेपर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहें। प्लस में बेल आइकन जरूर दबा दें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सभी छात्र छात्राओं से हमारी यही उम्मीद रहेगी कि आने वाले वीडियो को जरूर देखेंगे और अच्छे से आप लोग तैयारी भी करते रहेंगे। हम आपके साथ एक बार फिर से उपस्थित होंगे और आपका जो भी आपका जहाँ भी दिक्कत आएगी मैं आपके साथ तत्पर खड़े रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।